Morning student. Today we will discuss about the text properties. So in this first one is the in the text property, first one is the font color. This font color property, it sets the color of the text. So wherever the text you have to use, you can use this font color. Okay. Now next one is the font family. जैसा मैंने आपको बताया था, it displays the text in the given font. So it gives the type of the font or font family for the text. This font size property, as you can see here, means after the font you have to give the dash, then size, and in these no any space is there. Okay. Now what it does, size means as you are seeing here, size. So it displays the text in the given font size as you give in the value, right? Now font style, it displays the text in the normal, italic or oblique style. So font style you can give its value like normal, italic or oblique. Font weight, what it does, font weight, it displays the text in the given heaviness. फॉन्ट वेट का मतलब ये होगा कि वो उसकी आप कितना मतलब बोल्ड में बात कर सकते हैं, कितना मतलब बोल्ड आप कर रहे हो. ठीक है. So the possible weight are normal, bold, bolder, lighter, या आप इसमें इसे नंबर के रूप में दे सकते हो 100, 200 से लेकर के आपका 900 तक. नेक्स्ट वन इज लेटर स्पेसिंग. सो लेटर स्पेसिंग में क्या होता है कि जो उसके लेटर्स होते हैं उनके बीच का स्पेस. सो इट सेट द नंबर ऑफ द स्पेस बिटवीन द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट के जो लेटर्स होते हैं उनके बीच के जो स्पेस होते हैं उसको ये डिफाइन करता है. टेक्स्ट अलाइन. टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, अलाइंस द टेक्स्ट आइदर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई. सो आप ये सारी प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो कि ये सभी जो है टेक्स्ट से रिलेटेड है. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट डेकोरेशन. ये क्या करता है डेकोरेशन से. सो इट डिस्प्लेज द टेक्स्ट अंडरलाइंड, ओवरलाइन और स्ट्राइक थ्रू और ब्लिंकिंग. तो आपको मालूम ही है कि हम कभी अंडरलाइन देते हैं मीन्स कभी ओवरलाइन देंगे, मीन्स लाइन से ऊपर हम लोग कोई एक सॉरी जो भी आप टेक्स्ट होगा इसके ऊपर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, या स्ट्राइक थ्रू मतलब टेक्स्ट से होते हुए, मतलब जैसे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू है, और ब्लिंकिंग के रूप में मतलब या डॉटेड के रूप में होगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड है टेक्स्ट डेकोरेशन से. इसमें आपके और आते हैं. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द कैपिटल, लोअर केस और द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच केस कैपिटलाइज्ड. सो ये टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा. जो भी आप टेक्स्ट जो है यूज़ करेंगे या तो वो उसे कैपिटल में करेगा या लोअर केस में करेगा. नेक्स्ट वन इज़ द वर्ड स्पेसिंग. एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर देखा था लेटर स्पेसिंग, और ये क्या है वर्ड स्पेसिंग. लेटर स्पेसिंग किसी भी वर्ड के एक एक करेक्टर के बीच के स्पेस को मीन्स इंडिकेट करता है, वेयर इज द मीन्स दिस वर्ड स्पेसिंग सेट्स द नंबर ऑफ द स्पेस बिटवीन द वर्ड. तो दो वर्ड के बीच में जो स्पेस हमें मीन्स मेंटेन करने के लिए हम वर्ड स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं. फॉन्ट वेरिएंट. It displays the text in the small sized, capital letter or the normal. So as you can see here in this, here in the style HTML, then head, in the head style open and style close. Inside of this, here this is the H1. Means for this H1, what are the things we have given here? Color, this, font family serif, font size double x dash large means extra large. लेटर स्पेसिंग एज आई सेड यू, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है लेटर स्पेसिंग आपका 3 है एंड द वर्ड स्पेसिंग 5. टेक्स्ट अलाइन राइट होगा मीन्स राइट साइड ही वो जाएगा. नेक्स्ट वन इज आपका क्या डिफाइन किया जा रहा है क्लास को. डॉट पैरा मीन्स स्पेशली ये पैराग्राफ के लिए होगा. कलर ये है. फॉन्ट फैमिली एरियल है. फॉन्ट साइज 2 EM.
जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था फॉन्ट साइज को EM। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइंड है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन होगा, स्ट्राइक थ्रू होगा, ठीक है, ब्लिंकिंग होगा, ठीक। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज होगा। नाउ द फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स एंड फॉन्ट वेट 75। ये क्या हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिफाइन किए जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ये डॉट पैरा कैन बी अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर टैग बाय आइडेंटिफाइड इट्स क्लास। ये क्या होगा, ये कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, स्पेशली जहाँ पर भी हम इस क्लास का जो है यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या ये H1 के लिए ही यूज़ होगा, तो CSS इज़ ग्रेट फन एडेड टू द HTML, ये कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जैसा यहाँ पर देख पा रहे हो। नाउ नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों आपके जो डिफिनीशन है, जो डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका इंटरनल है। जबकि इनलाइन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनलाइन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। इस वाला लाइन को आप ध्यान दो। तो P स्टाइल, जैसे ये स्टाइल वर्ड यूज़ किया गया, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है कलर, ये आपका इनलाइन टाइप का है, ठीक है, ये आपका इनलाइन टाइप का है। फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज लार्ज। तो एक चीज़ जो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग तीनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनलाइन, आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पर इनलाइन है, ठीक है, ये इनलाइन टाइप का है CSS। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये था आपका इंटरनल। और एक और होता है, वो होता है आपका एक्सटर्नल, जिसमें हम लोग फाइल, एक CSS की फाइल ही क्रिएट करते हैं जिसका एक्सटेंशन .css होता है, ठीक है, उसे हम लोग अटैच करते हैं इसी हेड के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमने दो दो तरीके के हम लोग देख पा रहे हैं, इंटरनल और इनलाइन। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हम इसे रन कराएंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। नाउ टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट डिस्प्ले। टेक्स्ट डिस्प्ले, सो ये क्या करता है, दिस इज मीन्स इट डिस्प्लेज द बिहेवियर टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। ओके, सो डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ द टेक्स्ट इज डिफाइंड बाय द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम सिर्फ डिस्प्ले यूज करते हैं इन CSS। कॉमनली यूज द वैल्यू फॉर डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज आर इनलाइन, मीन्स बाय डिफॉल्ट तो इनलाइन होगा, अदरवाइज ब्लॉक और नन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यदि हम डिस्प्ले यूज़ नहीं करते तो इनलाइन ही करता है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये ब्लॉक या ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ब्लॉक या नन का। ब्लॉक से क्या होगा और नन से क्या होगा, नन से इट विल हाइड द टैग कंटेंट, मतलब जो भी जिस भी टैग पर ये यूज़ कर रहे हैं उस टैग के कंटेंट को ये हाइड कर देता है। ब्लॉक से क्या होगा, इट विल डिस्प्ले द टैग कंटेंट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड ऑक्यूपाई द कंप्लीट विड्थ ऑफ द वेब पेज। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, मतलब जो भी हम टैग के अंदर लिखते हैं वो डिस्प्ले तो होता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, पूरा का पूरा वो विड्थ जो है वो कम्प्लीटली उसे कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये है, यहाँ पर मैंने क्लास के रूप में मैंने डिफाइन किया हुआ है स्टाइल टाइप टेक्स्ट और CSS, इसमें ने .d यूज़ किया है। और ये .d का क्लास कहीं पर भी हम यदि यूज़ करेंगे तो वो उसे क्या करेगा, नन कर देगा, मीन्स हाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल में मैं यहाँ पर नन के प्लेस पर मैं यहाँ अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लास को भी मैं डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए। और मैं डायरेक्टली कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S, और इससे मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में। अभी मैं इसे रिफ्रेश कर लूँ। ओके, तो अब जैसा आप देख पा रहे हो, ये मिस जो वर्ड है जो दिनेश है ये ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है, और चूंकि ये पैराग्राफ में तो पैराग्राफ के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पर, अब इसके अंदर जो भी है हमें क्लास डिफाइन कर लेंगे, क्लास,
और डी डॉट डी मैंने यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डी और इसे करते हैं सेव, कंट्रोल एस। नाउ अब मैं चलता हूँ अपने इस वेब पेज पर और करता हूँ इसे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जो उसका कंटेंट था वो हाइड हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप यहाँ पर नन का यूज़ करोगे तो जो उस टैग के कंटेंट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आप डिस्प्ले नन करते हो तो जो भी उस टैग के कंटेंट होंगे वो हाइड हो जाएंगे, और यदि आपको शो करना है या डिस्प्ले करना है तो आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपका इनलाइन होता ही है, और नहीं तो आप यहाँ पर ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर जो है हमने ब्लॉक कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू द वेब पेज, रिफ्रेश। अब ये कंटेंट आ रहा है। अब जिस भी कंटेंट पर ये अप्लाई किया जाता है वो कंटेंट पूरा आपके उसके विड्थ को वो कवर कर लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये विड्थ के ही मतलब पैराग्राफ जो पूरे विड्थ का लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि मीन्स यदि आप डिस्प्ले नन करते हो तो जो कंटेंट होता है वो उस टैग के जितने भी कंटेंट होंगे वो सभी कंटेंट हाइड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट इंडेंट। ये क्या करते हैं, दिस प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी ऐड स्पेसिफाइड स्पेस बिफोर द टेक्स्ट। जैसे जब कभी आप इन इन दोनों के बीच में देखिए तो ये यहाँ से नॉर्मली स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन है ये आपका इंडेंट करके आया है। तो इस तरीके से जब आप कोई इंडेंट देना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको देने हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पर 40 पॉइंट्स दिया गया है तो इसका मतलब ये अपने नॉर्मल पोजीशन से 40 पॉइंट स्पेस देने के बाद, इंडेंट देने के बाद आपका टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। चलिए हम इसे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो इंडेंट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है एज ए क्लास के रूप में, और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपने इस पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में हमने लिखा हुआ है क्लास इंडेंट। ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ सेव, कंट्रोल एस। ठीक है, सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर और करते हैं पेज को रिफ्रेश। देखिए जैसे पेज को रिफ्रेश किया ये अपने यहाँ से लेकर के एक इंडेंट जो है उसने दे दिया है। तो जब भी आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे जितने भी पॉइंट्स, वो उतने पॉइंट्स क्या करेगा, वो इंडेंट को छोड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 60, करता हूँ कंट्रोल एस, नाउ हियर एंड पेज रिफ्रेश। अब ये यहाँ से जो है 60 पॉइंट्स जो है उसने रिफ्रेश किया, सॉरी 60 पॉइंट्स जो उसने इंडेंट दिया है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल, so style sheet means CSS can be defined for the background color and background image। प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप, बैकग्राउंड डैश कलर। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी या तो कलर का नाम देंगे जैसे रेड, कलर कोड भी दे सकते हैं जैसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल के रूप में दिया गया है, या फिर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का यूज करने से क्या होगा, चूँकि कोई भी कलर नहीं आएगा और जो भी मिस बैकग्राउंड में होगा वो आपका मिस बिना कलर के होगा, मिस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सिर्फ आपके कंटेंट होंगे और जो मिस पीछे का जो बैकग्राउंड होगा, जो बॉडी का बैकग्राउंड होगा वो डिस्प्ले करेगा। बैकग्राउंड डैश इमेज, और वैल्यू में क्या देना है आपको, यूआरएल ऑफ इमेज देना है या फिर नन देना है। नन यदि आप यूज़ करोगे देन इट विल नॉट डिस्प्ले एनी इमेज, okay, any image as a background. So how you have to give, you have to write the background dash image, then you have to give the URL of the image। और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, if you are saving, if you are having your image in the root folder। so root folder क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, the root folder is the folder where you are saving your HTML file, this HTML file, and that folder is called as the root folder। and in if the same image also you are saving in the folder, so that folder you are saving in the root folder। तो नेक्स्ट वन आपका है बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज नन कैसे लिखना है, बैकग्राउंड डैश इमेज लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे नन, और नन से क्या होगा, कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। सो बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, ये क्या करता है,
इसमें इसकी जो वैल्यू होती है इसकी फिक्स्ड होती है या स्क्रॉल होगी। देखिए अटैचमेंट में जो बैकग्राउंड है वो क्या करेगा, या तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फिक्स होता है या वो स्क्रॉल करेगा। जैसे ही आप जो है स्क्रॉल करेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड भी क्या करेगा, स्क्रॉल करके जाएगा। और इसका मतलब आप देख सकते हो ये इस टाइप से जो मीन्स बैकग्राउंड होता है जनरली आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलता है कि जब भी हम स्क्रॉल करके लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होता है। तो इस टाइप के यदि आप देना चाहते हो तो आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट स्क्रॉल, या फिर आप बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट फिक्स्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स्ड होता है। बैकग्राउंड डैश रिपीट, सो रिपीट एक्स हॉरिजेंटल रिपीट होगा एंड रिपीट वाई वर्टिकल रिपीट होगा। और ये जनरली तब होता है जब आपके बैकग्राउंड छोटे होते हैं और आप उसे रिपीट करना चाहते हो। ठीक है, तो x से हॉरिजेंटली रिपीट होगा और y से वर्टिकली रिपीट होगा। और ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स देना चाहते हो तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर x और y के प्लेस पर दे सकते हो। और यदि आप सिर्फ रिपीट लिखते हो, रिपीट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल विद द नंबर ऑफ द टाइम्स। और यदि आप देना चाहते हो नो रिपीट तो वो आपका फिक्स्ड होगा, मीन्स वो रिपीट नहीं होगा। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, बैकग्राउंड डैश रिपीट कॉलन रिपीट एक्स, जो कि ये वाला यूज किया गया है। और ये दोनों के लिए यूज होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर H1 में बैकग्राउंड कलर दिया गया है। ठीक है, ये आपके हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। उसके बाद है ये पैरा क्लास डिफाइन किया गया है, पैरा 1, जिसमें बैकग्राउंड इमेज के साथ यहाँ पर एक URL लिखा गया है, URL, और उसके बाद उसका नाम दिया गया है। और ये सिर्फ डायरेक्टली मिस नाम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपका फाइल है, ये फाइल आपका रूट फोल्डर में है। अब इसे यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये H1 में तो यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर P में यूज़ किया जा रहा है क्लास पैरा। तो क्लास पैरा में यूज़ करने से क्या हो रहा है कि ध्यान दीजिए, क्लास पैरा में जिसमें हमने बैकग्राउंड लिया था, तो जो आपका पैराग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड क्या हो जा रहा है आपका, सॉरी, यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज के रूप में आ रहा है और ये इमेज उस पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो CSS कैन बी अप्लाइड अ पर्टिकुलर टैग बाय एडिंग मिस, जो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, पैराग्राफ 1 का मिस क्लास यूज किया जाए, और पैराग्राफ 1 में जो क्लास में यूज किया क्या डिफाइन किया गया है, यहाँ पर फॉन्ट साइज 100 यूज किया गया था। तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज जो है बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर जो है फॉन्ट फैमिली एरियल है तो ये भी एरियल दिख रहा है। और यहाँ पर जो URL है जो कि मीन्स इसके बैकग्राउंड में यूज किया गया है तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर डायरेक्टली बॉडी से स्टार्ट किया गया है, सेम वही चीज़ें हैं। बैकग्राउंड इमेज URL लोगो, आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर URL लोगो यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोगो के रूप में क्या है, logo.jpg है। और यहाँ पर रिपीटिशन की बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड डैश रिपीट एक्स यूज़ किया जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो दोनों को वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर रिपीट करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो रिपीट करने से क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों। और चूंकि इमेज आपका बड़ा है जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि नहीं है हॉरिजेंटली ही ये रिपीट कर रहा है, बट एक्चुअली में ये दोनों को रिपीट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग, बॉर्डर प्रॉपर्टी की। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करता है आपको अच्छे से मालूम है कि नहीं, बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर का जो है हम लोग बॉर्डर प्रिपेयर करते हैं। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पर है, जनरली हम लोग बॉर्डर ही देते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर के साथ हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पर हम उसके बॉर्डर का जो है दोनों मतलब दोनों साइड का होगा, मीन्स आपके जो भी मीन्स होंगे एक्स और वाई दोनों का ही जो है ये आपका बॉर्डर प्रिपेयर करता है। 2px सॉलिड रेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2px इसके मीन्स आपके दोनों साइड हॉरिजेंटल और वर्टिकली जितने भी लाइंस होंगे उन सभी पर अप्लाई किया जाएगा, और ये सॉलिड रेड कलर का होगा। आप कलर का नाम भी दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर कलर। ठीक है, बॉर्डर डैश कलर। तो बॉर्डर डैश कलर से यहाँ पर कलर का कोड लिख देना है जिससे कि वो सिर्फ उस कलर का आएगा।
और जनरली यदि आप इस तरीके से लिखते हो तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो जा रही हैं, बॉर्डर की साइज और बॉर्डर का जो है आपका कलर भी। बॉर्डर स्टाइल में क्या होगा, अब बॉर्डर की जो स्टाइल है वो किस तरीके से हो सकती है। पहला लिखा हुआ है डैश्ड, इसकी वैल्यू डैश हो सकती है, डॉटेड हो सकता है, ठीक है, डबल डबल्स हो सकता है, सॉलिड ग्रुप्स हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है। इसी तरीके से और भी वैल्यूज़ हैं जैसे रीज, इनसेट एंड आउटसेट। यहाँ पर बॉर्डर डैश स्टाइल लिखना है और उसके बाद आपको किस स्टाइल में आपको चाहिए वो यहाँ पर लिख देना है, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है डॉटेड का। उसी तरीके से यदि बॉर्डर की विड्थ आपको डिफाइन करनी है तो आपको यूज़ करना है बॉर्डर डैश विड्थ, और इसमें आप उसमें लिख सकते हो जो इसकी वैल्यू होगी लेंथ आप देंगे, या फिर आप थिन, मीडियम और या थिक का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बॉर्डर विड्थ या तो आप 5px आपने मीन्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बॉर्डर डैश विड्थ मीडियम। ओके, सो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि ये आपका मीन्स कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके छोड़ते हैं, मीन्स जहाँ से आपका जो है कंटेंट जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट करता है उसके लिए। जैसे आप देख पा रहे हो तो हम बोलेंगे कि ये जो आपके इस पेज में यहाँ से यहाँ तक जो है एक मार्जिन डिफाइन की गई है जो कि इस पेज के लेफ्ट मार्जिन कहलाता है। इसी तरीके से कुछ मार्जिन जो कुछ स्पेस जो है हम लोग राइट साइड से भी छोड़ते हैं, ये भी आपका राइट मार्जिन हो गया। सेम इसी तरीके से टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन भी होता है जब हम पेज को डिफाइन करते हैं, तो सेम मार्जिन आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो। सो एवरी ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट हैज़ द 4 टाइप्स ऑफ द मार्जिन: टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। So these margin can be set using the margin property। मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ में डिफाइन किया जा रहा है कि पैराग्राफ का मार्जिन जो होगा वो टॉप से 20 और बॉटम से 20, लेफ्ट साइड से 25 और मार्जिन राइट से जो है वो आपका 40 डिफाइन किया जा रहा है। सो मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, ये आपका डिफाइन किया जा रहा है इन रेस्पेक्टिवली 20, 20, 25 एंड 40px। जब आप इसे यूज़ करते हो कहीं पर भी तो आप देखोगे कि मीन्स जब भी पैराग्राफ यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ में क्या होगा, उसके जो टॉप और बॉटम होंगे 20 पॉइंट्स पिक्सल जो है वो आपके मार्जिन जो है वो लेफ्ट करेगा, और लेफ्ट से आपके 25 और राइट से 40px, ये क्या करेगा, वो मार्जिन छोड़ देगा। यदि आप सभी मार्जिन को एक साथ देना चाहते हो, जैसे आप ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसी के अंदर मार्जिन कॉलन 50px 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 50px, ये आपका क्या होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। तो जब भी आपको मार्जिन डिफाइन करना हो तो आप या तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो या फिर इन सभी को एक साथ यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइट, width, outline, align and float property. So first, height property. So what it does, height property? Height property is used to set the height of the element in web page। किसी भी वेब पेज में आप किसी भी एलिमेंट का जो हाइट यदि आप डिफाइन करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसे दे सकते हो इस हाइट प्रॉपर्टी से। द वैल्यू ऑफ द हाइट प्रॉपर्टी कैन बी ऑटो, ऑटो भी हो सकता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑटो ही होता है। मीन्स जो भी ब्राउज़र होगा वो कैलकुलेट कर लेता है उसकी हाइट को। और यू कैन गिव द मीन्स स्पेसिफिक लेंथ लाइक द पिक्सल में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं, या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। ठीक है, तो हाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली आपको लिखना है हाइट और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देना है, किसी भी सेंटीमीटर में दीजिए, पिक्सल में दीजिए, या जिसमें भी आप देना चाहते हो। ठीक है, यदि आप पिक्सल में देना चाहते हो तो px यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो सेंटीमीटर देंगे, पॉइंट में देना चाहते हैं तो pt लिखेंगे।
ठीक है। तो बस आपको इतना ही कर लेना है। तो ये क्या करेगा, किसी भी एक एलिमेंट का आपको क्या करेगा, वो उसकी हाइट को डिफाइन कर दे। यदि आप इमेज पे देते हो तो इमेज की हाइट डिफाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विड्थ। विड्थ क्या करेगा, विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वेब पेज। द वैल्यू ऑफ द विड्थ प्रॉपर्टी कैन बी ऑटो, सेम वही है जो कि अभी हमने आपको हाइट में बताया। सो ये विड्थ क्या करता है, ये मीन्स किसी भी एलिमेंट्स के विड्थ को डिफाइन करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कोई इमेज है और इसकी आप विड्थ को डिफाइन करना चाहते हो, विड्थ को आप देना चाहते हो, तो आप इससे जो है दे सकते हो। किसी भी एलिमेंट्स का ये हो सकता है। आप इसे दे सकते हैं पिक्सल में, सेंटीमीटर में या परसेंटेज में। परसेंटेज ये होगा आपके जो भी कंटेंट्स होंगे उस ब्लॉक में, उसके अकॉर्डिंग वो उसके परसेंटेज के हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लिखने के लिए क्या आप करेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है विड्थ कॉलन, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पॉइंट में, पिक्सल में या फिर सेंटीमीटर में या फिर परसेंटेज में आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आउटलाइन प्रॉपर्टी। An outline is a line that is drawn around the elements। तो जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स के अराउंड में एक मीन्स लाइन ड्रॉ करता है जिसे हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। सो एज अ रिजल्ट द एलिमेंट स्टैंड आउट इन द कंपैरिजन विद द अदर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द different outline properties, so these are here। फर्स्ट वन इज द आउटलाइन स्टाइल। अब ये आउटलाइन किस तरीके का होगा, किस टाइप का होना चाहिए, किस तरीके से मतलब दिखना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपके बॉर्डर की तरह होगा। इसकी वैल्यू भी बॉर्डर वाली वैल्यू होगी, तो डॉटेड हो सकता है, डैश्ड, सॉलिड, डबल, एडीसी, ये जो आप देख पा रहे हो। उसके बाद है बॉर्डर मीन्स आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं। सो आउटलाइन इट गिव्स द कलर ऑफ द आउटलाइन। द वैल्यू कैन बी कलर नेम और कलर कोड, ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं। आउटलाइन विड्थ, अब उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है, कितना मीन्स वो उसकी थिकनेस होगी वो चीज़। सो इट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आउटलाइन। इट्स वैल्यू कैन बी थिन, मीडियम, थिक और कोई भी वैल्यू जिसे हम लोग पिक्सल में, सेंटीमीटर में या पॉइंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आउटलाइन। आप डायरेक्टली यदि आउटलाइन देना चाहते हो तो आउटलाइन में क्या होगा, इट इज़ द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज टू सेट द स्टाइल, कलर एंड द विड्थ। ये सभी एक साथ देने के लिए होगा, ठीक है। एक साथ देने के लिए आप आउटलाइन का यूज कर सकते हो, जिसमें इन सभी को आप मिस डायरेक्टली, जैसे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था उसी की तरह जो है आप डायरेक्टली दे सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आउटलाइन, ये यहाँ पर जो है 5px होगा। ये s जो है थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मुझे लगता है मिस प्रिंटिंग है। 5px सॉलिड और ब्लैक। देखो यहाँ पर आपने कलर भी दे दिया, उसकी जो है थिकनेस भी आपने बता दी, मतलब किस टाइप का होना चाहिए वो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है विड्थ इसके जो है 5px हो गया, सॉलिड होगा मतलब ये बिल्कुल लाइनिंग होगा, डैश नहीं होगा, और ये इसका कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक साथ जो है आप दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। सो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में क्या होगा, इट अलाइंस द टेक्स्ट विद इन द एलिमेंट्स। सो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन में, तो अलाइन में आप लिखेंगे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई या इनिशियल होती है। इसकी वैल्यूज़ भी उसी तरीके से लिखेंगे यदि आप लेफ्ट यूज़ करना चाहिए। सो इट्स अलाइन, इट अलाइंस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप दे सकते हो। लिखेंगे कैसे आप, इसके लिए आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन और उसके बाद उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसकी वैल्यू। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके में से डबल वर्ड आएंगे किसी भी प्रॉपर्टी के नाम में, उसमें आपको डैश देना जरूरी है। नेक्स्ट इज पैडिंग। सो जैसा आप जानते हैं कि सेल पैडिंग, ठीक है। सो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब कोई भी मिस ब्लॉक में हमें जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंटेंट होते हैं, जो भी कंटेंट के और उसके बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सेल पैडिंग।
और यही सेल पैडिंग में इसे हमें डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेल पैडिंग लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम है, तो इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से है, टॉप नंबर 1, फिर उसके बाद राइट, फिर आपका होगा बॉटम, फिर आपका होगा लेफ्ट। इस तरीके से टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो जो भी इसकी वैल्यूज जब आप देंगे सीक्वेंस के रूप में, तो ये इसी तरीके से देंगे। तो या तो आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि पैडिंग इक्वल टू पैडिंग टॉप की वैल्यू, फिर पैडिंग राइट कितना देना है, पैडिंग बॉटम कितना देना है, और पैडिंग लेफ्ट। या फिर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P मीन्स जो भी जिस पर आप डिफाइन करना चाहते हो, पैडिंग 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका 5 है ये टॉप के लिए है, ये राइट के लिए है, फिर ये बॉटम के लिए है और ये लेफ्ट के लिए। एक चीज़ ध्यान रखना, ये इस टाइप का जो मिस आपको एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लेता है कि ये किसके लिए वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये आपका लेफ्ट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पैन एंड डिवीजन एलिमेंट। अब ये क्या करता है, स्पैन और डिव क्या करता है, DIV एलिमेंट्स ये क्या करते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा स्पैन का जो हम लोग दे रहे थे टेबल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कॉल स्पैन या रो स्पैन की तरह हम नहीं यूज बता रहे हैं। यहाँ पर स्पैन और डिव क्या होता है कि ये आपके दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स है जो बॉडी के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, उनका एक ग्रुप बनाता है। सो HTML प्रोवाइड द टू एलिमेंट विच डू नॉट चेंज द फॉर्मेटिंग, ये कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करता है, और अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज, द कंटेंट, बट दे can be used to organize the web content into a smaller blocks which are easy to organize, जिससे कि आपका जो मिस ऑर्गेनाइज जो कंटेंट है वो easily organize हो जाता है and manage. These elements are spans and division. ये कौन से एलिमेंट है, स्पैन और डिवीजन। अब एक चीज आपको ये समझना है कि स्पैन क्या होता है, आप यहां समझो। स्पैन इज अ ग्रुप कंटेंट इन लाइन, दैट मीन्स देयर इज नो लाइन ब्रेक। यदि आप स्पैन का यूज करते हो तो उसमें कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होगा बिटवीन द टू एडजेसेंट स्पैन। मान लीजिए एक स्पैन है, स्पैन आपने यूज किया, दूसरा स्पैन यूज किया, तो जो इसका रिजल्ट आप देखोगे तो उसमें ये दोनों, जैसे कि हमने लाइन ब्रेक करके दिखाया, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा वो उसमें लाइन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहां पर देख लो, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि स्पैन और ये इसका एडजेसेंट स्पैन है, ये दोनों हमने स्पैन के रूप में यहां पर यूज किया है। और ये जब आप इसका आउटपुट देख पा रहे हो तो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज द स्पैन ब्लॉक 1 एंड दिस इज द स्पैन ब्लॉक 2। अब इन दोनों का क्या है, ये लाइन ब्रेक के साथ नहीं आ रहे, दोनों एक साथ आ रहे हैं। दिस इज द स्पैन ब्लॉक 1 एंड दिस इज द स्पैन ब्लॉक 2। जैसे यहाँ पर बताया कि ये एक ग्रुप मीन्स ये कंटेंट्स को इसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कर दिया जिसके बीच में कोई भी मीन्स लाइन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जबकि वर्ल्ड डिव डिस्प्लेज द कंटेंट ब्लॉक फ्रॉम द न्यू लाइन। यदि आप डिव का यूज करते हो तो जो भी उसके कंटेंट होगा नए लाइन से वो मीन्स वो अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए डिव और ये दोनों मीन्स एक मतलब जो है एक साथ यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इनके जो कंटेंट है वो अलग अलग लाइन में डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से जो होता है मीन्स डिव और स्पैन का यूज करके हम लोग जो कंटेंट को एक ग्रुप के अंदर जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है hiding the CSS from the older version of the browsers. As we know that older version of the browser do not support the CSS. To make the older browser ignore CSS, use the कमेंट नोटेशन मीन्स जो आप कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो हम CSS के अराउंड में डाल देंगे। जैसे यहाँ पर है, ये हमने CSS की प्रॉपर्टी लिखा है, और इस CSS प्रॉपर्टी को यदि आपको हटाना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके कंटेंट को हम लोग कमेंट में डाल देंगे, और कमेंट में डालने की वजह से ये जो है वो रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाउ इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। कुछ यहाँ पे जो है इसके कीवर्ड्स हैं, हम उसे देख लेते हैं। DHTML क्या होता है, दिस इज द डायनेमिक HTML। ओके,
DOM क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सेलेक्टर जो मैंने आपको बताया, तो जो हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्स का, नेम ऑफ द एलिमेंट्स और आइडेंटिफायर यूज्ड फॉर द स्टाइल डेफिनेशन, जो हम सेलेक्टर मतलब जो भी हम बता रहे थे कि डॉट करके दें या फिर जो पी देते हैं वो सेलेक्टर होता है। प्रॉपर्टीज, तो स्टाइल शीट कीवर्ड दैट डिस्क्राइब द एन एलिमेंट्स, दैट इज द प्रॉपर्टी। Value, a notation that is set to the property to describe an elements, and class logical group होता है, group of the elements. So in this way we have finished this chapter CSS1. So thank you. I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। सो थैंक यू।